हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ फिजिक्स का एक टॉपिक है, जो कि मैंने एक वीडियो आपको पहले बता दी थी। तो उसमें जो है संपूर्ण जानकारी नहीं थी, कुछ चीज़ें रह गई थी बकाया, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है जो गति वाला है, मोशन वाला है। तो इसकी 2-3 वीडियो जो है बनानी पड़ती हैं, क्योंकि एक वीडियो में समाहित सारा नहीं हो पाता। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसमें फिर देखने में भी परेशानी होती है, वीडियो बनाने में भी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बनाते जा रहा हूँ आपके लिए। अच्छे जो है छाँट के टॉपिक जो है कंटेंट बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 2023 की, उनके लिए, प्री रीट की जो तैयारी करने वाले हैं आगे उनके लिए, सीटेट 2023 के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, पटवार भर्ती के लिए, जितने भी एग्ज़ाम है जिनमें साइंस आती है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप इसको पूरा देखें और ज़रूर देखें। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं गति यानी कि मोशन। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूँगा दूरी और विस्थापन की, कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन को एक ही बताते हैं कि दूरी और विस्थापन एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि दूरी और विस्थापन दोनों डिफरेंस चीज़ें, अलग अलग चीज़ें दोनों। दूरी अलग होती है, विस्थापन अलग होती है। दूरी और विस्थापन में बहुत अंतर होता है। तो देखिए दूरी एवं विस्थापन। तो पहले मैं बात करूँगा दूरी की। ये जो है दूरी की बात करने वाला हूँ पहले मैं। तो किसी कण, पिंड या वस्तु द्वारा वास्तव में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ कि कोई जैसे कण है या पिंड है या वस्तु है, तो वो वास्तव में जो पथ तय करेगी अपना, वास्तव में कितना पथ तय किया। जैसे वो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यूँ घूमकर यहाँ पहुँचा, यहाँ से यूँ पहुँचा, या यहाँ से यूँ गया, इस तरह से आपका जा रहा है। तो जैसे मान लो इस दूरी में उसको 10 मीटर की दूरी है, ये 5 मीटर की है, ये 4 मीटर की है, ये 3 मीटर की है। तो वास्तव में जो पथ लंबाई होती है, दूरी तय करता है, उसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। पूरी जो लंबाई होती है पथ की, वो समाहित होती है दूरी में। जो पथ होता है, जिस रास्ते वो जा रहा है, उसकी जो पूरी जो वो होती है पथ लंबाई, जितना भी वो चला है, वो क्या होती है? दूरी होती है। दूरी को ही क्या कहते हैं अपन? पथ लंबाई के नाम से भी जानते हैं। पथ लंबाई के नाम से भी दूरी को जानते हैं। इंग्लिश में दूरी को कहते हैं अपन डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं दूरी को। दूरी एक अदिश राशि होती है। इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि दूरी सदिश है या अदिश है। तो आपको क्या बताना है कि दूरी अदिश राशि होती है तथा सदैव धनात्मक व अशून्य होती है। दूरी सदैव धनात्मक तथा अशून्य होती है। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जैसे मान के चलो, इसमें एक और चीज़ है कि जो गति स्टार्ट होने के बाद जो है दूरी धनात्मक व अशून्य होती है। जैसे कोई यहाँ से यहाँ तक चला, तो जब समय के अनुसार जब यहाँ से यहाँ तक चला, तो वो कुछ तो चला ना। जैसे 2 मीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 4 मीटर चला, 4 किलोमीटर चला, 1 इंच चला, 2 इंच चला, कुछ तो चला। वो तो नेगेटिव तो नहीं है ना, है तो पॉजिटिव ही, और शून्य भी नहीं है। तो दूरी हमेशा सदैव धनात्मक व अशून्य होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी आपके सामने एक और चीज़ आएगी, विस्थापन, जो कि धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो दूरी जो होती है वो भैया अदिश राशि होती है तथा धनात्मक अशून्य होती है। धनात्मक और सदैव अशून्य होती है। दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो अनंत असीमित हो सकती है। दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो अनंत और असीमित हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे खड़ा हूँ और मैं कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर आसमान की तरफ देख रहा हूँ। तो इन दोनों के मध्य जो दूरी होगी वो कैसी होगी? अनंत और असीमित होगी ना। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, आपको कोई चीज़ दिख नहीं रही है। जैसे आपको मुंबई जाना है, ट्रेन के माध्यम से जा रहे हो, तो मुंबई आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। लेकिन आप जा तो रहे हो ना, तो आपके लिए तो वो दूरी क्या होगी? अनंत या असीमित होगी ना। तो दूरी जो है वो अनंत या असीमित भी हो सकती है, और समय के साथ दूरी सदैव बढ़ती है। समय के साथ दूरी सदैव बढ़ती है। समय के साथ दूरी सदैव
बढ़ती है। जैसे कि आपने चलना स्टार्ट किया तो 1 सेकंड बाद दूरी कुछ होगी, 2 सेकंड बाद दूरी कुछ होगी, 3 सेकंड बाद दूरी कुछ होगी, 1 घंटा बाद दूरी कुछ होगी। अगर आप उसमें चलायमान हो तो, अगर आप उसमें गति कर रहे हो तो, अगर आप विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में तो भाई कोई चलता फिरता ही नहीं है, तो उसमें तो कुछ होगी ही नहीं। बात हो रही है यहाँ पे चलायमान की या गति की अवस्था की। बात किसकी हो रही है यहाँ पे? गति की अवस्था की। अब अगर मैं बात करूँ विस्थापन की, तो विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या बोलते हैं भैया? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसको? विस्थापन को। तो न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन किसे बोलते हैं? जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या फिर उनके बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड या जो सीधी दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मान के चलो कोई बंदा है, वो यहाँ से ये गया और ये यहाँ पर पहुँचा, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु है। जैसे कोई यहाँ से चला, यूँ गया और यहाँ पर पहुँच गया। तो अपन को ओनली सीधी दूरी से मतलब है, सीधी दूरी से। जो दो बिंदु हैं, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो दो बिंदु हैं, उनकी सीधी दूरी क्या है, इससे मतलब है हमें। टेढ़ी मेढ़ी कहाँ से गया कहाँ से नहीं गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सीधी दूरी कितनी, इससे मतलब। ठीक है। तो विस्थापन क्या है? प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या उनके बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। क्योंकि इसमें किसकी बात करते हैं अपन? दिशा की बात कर रहे हैं ना, कि सीधी दूरी होनी चाहिए। तो दिशा आ गई ना बीच में। जब दिशा आ जाती है, समय के साथ जब अपन दिशा की भी बात करते हैं या गति के साथ जब अपन दिशा की बात करते हैं, तो वहाँ पर सदिश राशि आ जाती है वो, या सदिश राशि वो हो जाती है। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। दो बिंदुओं के मतलब विस्थापन केवल एक होता है या अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा अद्वितीय, यानी जिसके जैसा ना हो कोई द्वितीय, अद्वितीय होता है वो। तो हिंदी के बारे में भी हम कुछ जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। तो दो बिंदुओं के मतलब विस्थापन केवल एक होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये इनका फर्स्ट पॉइंट, ये इसका लास्ट पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये कितना है? मान के चलिए 5 मीटर है। तो अब ये जो इसका विस्थापन है वो 5 मीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 मीटर हो गया। अब वो कहीं से भी जाए, कैसे भी करे, हमें ओनली सीधी दूरी से मतलब है, और सीधी दूरी भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की होनी चाहिए। ठीक है। तो जो विस्थापन होता है वो उनके मान कभी दो नहीं होते, केवल एक ही होता है, अद्वितीय होता है विस्थापन। विस्थापन देखो, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक तो आपको पता ही है कैसे हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे होगा? जैसे कि मान के चलिए कोई चीज़ है, किसी ने यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ से यहाँ गया और दोबारा वापस यहाँ से यहाँ आ गया, तो घूम फिर के अगर यहीं से यहीं एक ही बिंदु पर आ जाए ना कोई, तो उसका विस्थापन 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? उसका विस्थापन 0 हो जाता है, क्योंकि यही इसका प्रारंभिक बिंदु है, यही इसका अंतिम बिंदु है। और विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है? कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या उनके बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब इसमें बीच में दूरी रही क्या? कहीं जहाँ पे था वहीं पे आ गया वापस लौटकर, तो इसमें जो विस्थापन का मान है वो 0 हो जाएगा। तो विस्थापन की वैल्यू जो होती है वैसे 0 भी हो सकती है। अब दूरी और विस्थापन के मात्रक समान होते हैं। दूरी और विस्थापन के क्या मात्रक समान होते हैं और क्या होते हैं? मीटर होते हैं। क्या होते हैं? मीटर होते हैं। दूरी और विस्थापन के मात्रक जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि दूरी और विस्थापन में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी व विस्थापन में संबंध। तो दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल विस्थापन। दूरी हमेशा ज़्यादा होगी या फिर बराबर भी हो सकती है, लेकिन दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगी। दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। दूरी इज ग्रेटर इक्वल विस्थापन। अब अगर मैं इसको विस्थापन को इसके नीचे ले जाऊं पक्षांतरण करके, तो दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर इक्वल 1। यानी कि अगर मैं दूरी और विस्थापन को जब मैं एक दूसरे में डिवाइड करूंगा तो उसका मान जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा
या फिर क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विस्थापन तो दूरी से छोटा होता है ना, तो छोटे का भाग जब अपन बड़े में देंगे तो हमेशा एक से बड़ा ही आएगा। तो अगर वैल्यू एक से कम जा रही है तो इसका मतलब है कि उनमें जो संबंध है वो सही नहीं है, उनका रिश्ता खराब चल रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये है ए से बी, कोई पॉइंट है ए और कोई पॉइंट है बी, इनको मिलाया जा रहा है एक रेखाखंड के माध्यम से। तो इनमें दूरी क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, और विस्थापन भी क्या हो जाएगा, ए बी ही हो जाएगा, क्योंकि सीधी दूरी है ए से बी की, सीधी दूरी है ए से बी की, तो विस्थापन और दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी, यानी कि कोई है, पहले तो वो ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी जा रहा है, फिर सी से वो बी जा रहा है, फिर सी से वो बी जा रहा है। तो दूरी तो क्या हो जाएगी, दूरी में सब दूरियां जोड़ी जाती हैं, चाहे दूरियां हो सब दूरियां जोड़ी जाती हैं दूरी में। ठीक है, लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन में ओनली फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ये दोनों जुड़ेंगे, बस यही दोनों देखे जाते हैं विस्थापन में, बस फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। तो दूरी बराबर ए बी यहाँ से यहाँ तक प्लस बी सी यहाँ से यहाँ तक प्लस सी बी, ये तो क्या होगी, इसकी दूरी होगी। अब इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया और लास्ट पॉइंट तो ये ना होकर ये होगा ना, क्योंकि ये यहाँ से सी बी से बी आ गया, तो ए से बी ही तो होगा विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर ए बी, विस्थापन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ए बी हो जाएगा। तो दूरी तो ज़्यादा होगी ना, एक कंडीशन ज़्यादा जुड़ रही है इसमें दो कंडीशन ज़्यादा जुड़ रही है इसमें ओनली ए बी है, इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी है। तो दूरी क्या हो जाएगी, विस्थापन से बड़ी हो जाएगी इस कंडीशन में। तो दूरी विस्थापन से क्या होती है, बड़ी ही होती है। तीसरे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये कोई गेंद है, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर उछाल रहे हैं और फिर ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और इन दोनों के जो बीच में दूरी है वो 5 मीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में। तो दूरी तो क्या हो जाएगी, 5 + 5 बराबर 10 मीटर। भाई दूरी को तो पूरा लेंगे ना, जाने का प्लस आने का, जाने का और आने का दोनों जुड़ जाएंगे किसमें, दूरी के अंदर। लेकिन विस्थापन में फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। एंड पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट तो यहाँ पे था लेकिन वो था है नहीं। एंड पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो यहाँ से गया है और यहीं पे लौट कर आ गया है। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट दोनों यही हैं। तो इस कंडीशन में विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई बिंदु है ए, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यूँ यहाँ पे ही आकर रुक गया। तो ये आर त्रिज्या का कोई वृत्त है। तो इस कंडीशन में हमारी जो दूरी होगी वो तो पूरी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी तो पूरी होगी, दूरी तो पूरी होगी। और दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो इसकी जो दूरी होगी वृत्त की, या दूरी जो होगी इसकी, जो चला ए यहाँ पर बी तक आया, वो दूरी हो जाएगी 2πr। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ से चला था और यहीं पे आकर ख़त्म हो गया, तहस नहस हो गया। तो इस कंडीशन में जो इसका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आ गया ना समझ में। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी एवं विस्थापन किसी कण, पिंड या वस्तु द्वारा वास्तव में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। वास्तव में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। दूरी को ही पथ लंबाई कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है, सदैव धनात्मक व अशून्य होती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी अनंत या असीमित होती है। समय के साथ दूरी सदैव बढ़ती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड या उनके बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि होती है। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन केवल एक होता है, अद्वितीय होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन समय के साथ घट या बढ़ सकता है। विस्थापन समय के साथ घट या बढ़ सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दूरी व विस्थापन के मात्रक समान होते हैं, मीटर में होते हैं या किलोमीटर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन समान होंगे। वो कहने का मतलब ये है कि समान होंगे। अब दूरी व विस्थापन में संबंध की अगर मैं बात करूं तो आओ इनके संबंध को देखते हैं, कैसा संबंध है इनमें। तो दूरी इज ग्रेटर इक्वल विस्थापन, दूरी बटे विस्थापन इज ग्रेटर इक्वल 1। ये कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताई दिए। ठीक है, तो ये था हमारा दूरी और विस्थापन का। मेरे आगे देखिए क्या है। एक होती है आपकी यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति यानी कि रैंडम मोशन। ये क्या बोला है, देखिए आप बताता हूँ मैं क्या बोला है। रैंडम मोशन यानी कि यादृच्छिक गति, अनियमित पथ
यानी कि ऐसा पथ जो नियमित नहीं है। नियमित का मतलब क्या होता है? नियमित का मतलब होता है कंटिन्यूअस, और अनियमित का मतलब क्या होता है कि जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो सतत नहीं है, असतत है। तो अनियमित पथ एवं अनियमित दिशा, अनियमित दिशा जिसकी दिशा भी निश्चित नहीं है कि ये दिशा है कि ये दिशा है। तो अनियमित पथ और अनियमित दिशा में होने वाली गति को क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। भैया इसके एग्जाम्पलों के माध्यम से आप अच्छे प्रकार से समझ सकते हो कि यादृच्छिक गति आखिर होती क्या है। तो जैसे हॉकी, फुटबॉल में खिलाड़ियों की गति, जो हॉकी और फुटबॉल आप देखते हो उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो कैसे यादृच्छिक गति करते हैं, यानी कि इधर उधर जाते हैं। उनके जो चलने की दिशा होती है, बॉल मारने की दिशा होती है, या फिर उनका जो चलने का पथ होता है वो नियमित होता है क्या? बाउंडेशन होती है क्या कोई कि भैया आपको इसी लाइन में चलना है, इसी लाइन में जाके आपको फुटबॉल मारनी है या हॉकी मारनी है, हॉकी से बॉल को मारना है, ऐसा थोड़ी होता है। वो यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। और जो अपनी गैसें होती हैं, गैस के अणुओं की जो गति होती है वो भी यादृच्छिक गति होती है। आपके पक्षी जो होते हैं वो गति करते हैं आसमान में, वो भी यादृच्छिक गति करते हैं। जितने भी आपकी जिगजैग मोशंस होते हैं, वो भी क्या होते हैं? यादृच्छिक गति होते हैं। तो यादृच्छिक गति कुछ नहीं है, इसमें यह है कि अनियमित पथ और अनियमित दिशा में जो गति होती है वो यादृच्छिक गति होती है। तो एक नोट है, ये है कि द्विमीय तथा त्रिविमीय गतियाँ यादृच्छिक गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक विमीय जो गति होगी, 1D 1 डायमेंशनल जो गति होगी वो कभी भी यादृच्छिक गति नहीं होती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्विमीय तथा त्रिविमीय गतियाँ यादृच्छिक गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक विमीय गति कभी भी यादृच्छिक गति नहीं होगी। ओके, आगे क्या है? आगे ये है कि दोलन गति में जब सरल लोलक गति करता है, जो दोलन गति होती है हमारी, उसमें जब सरल लोलक यानी कि पेंडुलम जब गति करता है तो माध्य स्थिति या साम्य स्थिति, माध्य स्थिति या साम्य स्थिति कौन सी होती है? ये वाली माध्य स्थिति। माध्य स्थिति मतलब मध्य की स्थिति, माध्य स्थिति मतलब बीच वाली स्थिति, मध्य वाली स्थिति। तो सरल लोलक जब गति करता है तो माध्य स्थिति या साम्य स्थिति में वेग व गतिज ऊर्जा अधिकतम व प्रत्यानयन व स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अब देखिए, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कब होगी? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कब होगी बताइए? वो मैक्सिमम तब होगी जब उसमें सबसे ज़्यादा गति होगी। गति यानी चाल, वेग, वो सबसे ज़्यादा होगा, तब उसमें जाके गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थिति की ऊर्जा, यानी कि कोई चीज़ कितने ऊपर रखी है, कितनी स्थिति पर रखी है, तो उस स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, वही उसकी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अब बताओ, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम कहाँ होगी? यहाँ पे होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी, पीक पर होगी। तो स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो पेंडुलम है वो एकदम से ऐसे आएगा, ठीक है? तो एकदम से ऐसे आएगा तो इसकी गति धीरे धीरे बढ़ती आएगी और यहाँ पर पीक हो जाएगी। यहाँ पर आके जो है पेंडुलम की गति पीक हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पर आगे गतिज ऊर्जा और वेग क्या होंगे? अधिकतम होंगे, व प्रत्यानयन व स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। यहाँ पर क्या होगी? न्यूनतम होगी, क्योंकि अधिकतम यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगी? न्यूनतम होगी, ठीक है? अब देखो कि एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीट 2018 में क्वेश्चन आया था यहाँ से, किस में आया था? रीट में क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ से, और एग्जाम में भी पूछ सका है। तो दोलन गति में जब सरल लोलक गति करता है तो माध्य स्थिति या साम्य स्थिति में वेग व गतिज ऊर्जा अधिकतम व प्रत्यानयन व स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? न्यूनतम होती है, ठीक है? और चरम स्थिति में, ये यहाँ पे चरम स्थिति हो गई इसकी पीक वैल्यू, चरम स्थिति, चरम यानी अधिकतम। तो चरम स्थिति में वेग व गतिज ऊर्जा न्यूनतम। अब यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो लगभग रुकने की स्थिति हो जाती है। जैसे कोई चीज़ है वो यहाँ से यूं गई, तो यहाँ पे तो रुकने, जैसे आप नाव में झूले हो कभी, नाव में, तो वही कंडीशन है कि नाव में जब अपन पीक पर जाते हैं यहाँ पे, तो जो गति होती है वो कम हो जाती है ना, रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो जो गति होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है? आगे ना समझे, गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv², ये सूत्र होते हैं इनके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा का जो अपना सूत्र होता है वो होता है के बराबर हाफ mv², और जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको u से डिनोट करते हैं, उसका जो सूत्र होता है वो होता है mgh, u बराबर इसका, हालांकि सूत्र तो
थोड़ा बड़ा होता है, अलग होता है, लेकिन अपन यूज में इसी को लेते हैं, उसको यूज में नहीं लेते। और यूज इसमें गतिज ऊर्जा वाला जो सूत्र है उस वो वाला ये यूज लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा यू बराबर एम जी एच। तो ये था अपना ये वाली चीज़। अब अगर मैं बात करूँ कि प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल क्या होता है, तो वह बल जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाता है, वह बल जो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाता है। यानी कि जैसे कोई चीज़ है वो यहाँ से और यहाँ गई, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ गई, तो इसको वापस पुनः यहीं पर लाने का जो काम करता है ना, वो कौन सा बल करता है, प्रत्यानयन बल करता है। प्रत्यानयन बल कहता है कि तुम यहाँ पर तो गई हो, लेकिन वापस आपको लौट कर आपको यहीं पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया कैसी है, गोल है, जहाँ गए हो वहीं आना पड़ता है। ठीक है। तो प्रत्यानयन बल जो है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वह बल जो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लाता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के विपरीत लगता है। अब जैसे कि कोई चीज़ जा तो यहाँ से यहाँ रही थी, वापस लौट के आना पड़ा, तो विस्थापन तो इधर की साइड है, लेकिन प्रत्यानयन बल किधर की साइड है, इधर साइड लग रहा है। भाई विस्थापन तो इधर लग रहा है और प्रत्यानयन बल इधर लगता है, यानी कि विस्थापन और प्रत्यानयन बल एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, विस्थापन और प्रत्यानयन बल। ठीक है भैया। तो विस्थापन और प्रत्यानयन बल जो होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दे रखा है भौतिक राशि दे रखी है, ये भौतिक राशियाँ दे रखी हैं 1 और 2। यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, ये दे रखी हैं। तो वेग और गतिज ऊर्जा जो भौतिक राशि है वो माध्य स्थिति में तो मैक्सिमम होगी। ये पेंडुलम की बात कर रहे हैं हम, ये जो पेंडुलम है इसकी बात कर रहे हैं हम। ये पेंडुलम है आपका, ये यूं से यूं जा रहा है। तो वेग और गतिज ऊर्जा तो माध्य स्थिति, यानी कि इस कंडीशन में माध्य स्थिति में वेग और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी, जबकि चरम स्थिति में यानी कि यहाँ पर क्या होगी, वेग और गतिज ऊर्जा मिनिमम होगी। और स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन और प्रत्यानयन बल और त्वरण, एसिलरेशन, त्वरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसिलरेशन। तो ये चारों जो चीज़ें ना, कौन कौन सी, एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा, विस्थापन, प्रत्यानयन बल और त्वरण, ये चारों चीज़ें मैक्सिमम कब होंगी, चरम अवस्था में, यानी कि यहाँ पर या यहाँ पर। हट गया वो, एक मिनट रुको, दोबारा पेंडुलम बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये रहा आपका पेंडुलम। ठीक है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये बात कर रहा था कि जो वेग और गतिज ऊर्जा है ना वो तो माध्य स्थिति में मैक्सिमम होंगे, यानी कि यहाँ पर, और मिनिमम होंगे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और जो स्थितिज ऊर्जा है, विस्थापन है, प्रत्यानयन बल है और त्वरण है, वो चरम अवस्था में तो होंगे मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम होंगे, और मिनिमम जो होंगे वो होंगे आपके माध्य स्थिति में, यानी कि यहाँ पर मिनिमम होंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजनेबल चीज़ है कि कौन सा माध्य स्थिति में मैक्सिमम होगा, कौन सा न्यूनतम होगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से बता दी हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरे ये चीज़ भैया समझ में नहीं आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पूछना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इस धरती पर पूरा ज्ञान लेके पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा जो ज्ञान है वो डेवलप होता है, चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और इसमें मैं आगे कराऊंगा आपको चाल, औसत चाल, वेग और मीटर है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेकोमीटर, इन सारी चीज़ों को मैं आगे आपको आगे की वीडियो में कराऊंगा, जो कि 3rd वीडियो में बताना पड़ेगा मुझे आपको। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें भाई, और कमेंट करें। ठीक है। धन्यवाद।